हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जो हमारे देश में पेंडेमिक आने के बाद, कोरोना वायरस आने के बाद जो पीएम केयर फंड्स बनाया गया, जो उसमें इतना पैसा डाला गया, जिसके साथ इतनी क्रिटिसिज्म हुई, कितने इश्यूज अराइज हुए। हर जगह सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह ये चीज़ रेज हुई कि इस फंड में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। सो आज हम ये देखेंगे क्यों कहा जा रहा है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उसके बाद उसमें क्या किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द पीएम मोदी गवर्नमेंट। So this is CA Upendra Kumar from Pioneer Edu Hub, and before moving forward, please subscribe the channel। लाल बटन जो नीचे दिख रहा है उसको दबा दीजिए, एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और शेयर भी। सो मूविंग फॉरवर्ड विल स्टार्ट विद सम फैक्ट्स। हमें पहले पीएम केयर फंड्स के बारे में पता होना चाहिए, जब भी हम जानेंगे क्यों उसमें दिक्कत आई और उसके लिए क्या, और उस दिक्कत को कैसे रिजॉल्व करा जा रहा है। सो जो पीएम केयर फंड है उसकी डेफिनेशन ही बहुत लोगों को नहीं पता, विच इज़ प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, and it is a big full form of PM Care Fund, and it was created on 28th of March। जो हमारा लॉकडाउन लगा था वो लगा था 25 मार्च से, और 28 मार्च तक ये इनको पता चल चुका था कि ये पैंडमिक है और ये पूरी दुनिया में बहुत हद तक फैल चुका है, पहले ही बहुत लोगों को मार चुका है। सो इसके लिए फ़ंड बना देना चाहिए, पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिए, और क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आना है और लॉकडाउन लग गया है तो इनकम भी अब आगे नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। So the objective of the fund is it will be used for combating and containment and relief efforts। combating उससे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई जाएगी, उससे लड़ा जाएगा। जैसे कि हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल रब्स यूज़ कर रहे हैं। सो जो गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैसा देंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसके लिए मेजर्स लिए जाएंगे, खर्चा करा जाएगा। उसके लिए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे ताकि लोगों को सेफ रखा जाए और इसको कंटेन कर दिया जाए एक ही जगह पे, और ये स्प्रेड ना हो सके। एंड रिलीफ एफर्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा अगेंस्ट द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड सिमिलर पेंडेमिक। एंड अगर इसके बाद भी कोई और पेंडेमिक आ जाता है, कोई एपिडेमिक हो जाती है, बीमारी आ जाती है, महामारी आ जाती है, तो उसके लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। सो इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता है साउथ ब्लॉक में, इसके एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है इन दिल्ली। सो जो इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 10 रुपये, 10 रुपीज़। इससे आप नीचे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इससे ऊपर जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। वैसे भी पैसे लेने से कौन मना करता है। सो डोनेशन विल बी टैक्स एग्जाम्ड। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, आपकी कुछ इनकम आ रही है 5-6 लाख रुपए और आपने 1-2 लाख रुपए डोनेट किया है, या कितना भी आपने डोनेट किया है, तो आप उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं और बाकी के अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो ये आपको एक बड़ा बेनिफिट दिया था ताकि इस पीएम केयर फंड में आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो उस लॉ में ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं उसके लिए उनको खर्चा करना पड़ता है अपना टर्नओवर का कुछ परसेंटेज, और वो ज़रूरी होता है, और अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है उनको। द फर्स्ट एलोकेशन जो थी, अब ये जानेंगे कि फर्स्ट एलोकेशन अब ये यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो इसमें फंड्स पे पैसा आ रहा था, अब इसको यूज़ किया जाएगा। सो द फर्स्ट एलोकेशन फ्रॉम द फंड वर अनाउंस्ड ऑन 13th of May। बहुत टाइम लगा क्योंकि इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आया, और उसके बाद डिसीजन लिया गया कि कैसे कैसे यूज़ किया जाएगा, और 13 मई तक पैंडेमिक बहुत अपने हाई लेवल पे पहुंच चुका था। ऑफ अ टोटल 31 करोड़, जब तक 3100 करोड़ पे जमा हो चुके थे पीएम केयर फंड में। एंड अप्रॉक्सीमेटली उसको कैसे यूज़ किया गया, 3 मेजर पार्ट्स में उसको यूज़ किया गया। 2000 करोड़ जो है वो यूज़ किया गया फॉर परचेज ऑफ 50,000 वेंटिलेटर्स, क्योंकि इनको पता था वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ने वाली है आगे, और उसकी शॉर्टेज होगी तो लोगों की बेवजह जान जाएगी। इसके लिए वेंटिलेशंस को पहले ही ऑर्डर कर दिया गया, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन भी तो करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। सो वेरियस कंपनीज इसकी प्रोडक्शन कर रही हैं आज के टाइम पे। और देन 1000 करोड़ जो है सपोर्ट करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को। एज पर द पर्सनल ओपिनियन ये अमाउंट बहुत लेट खर्च हुआ है, क्योंकि जो पलायन था माइग्रेंट वर्कर्स का, प्रवासी मजदूरों का, वो पहले ही हो चुका था, ताकि ये खर्चा बहुत पहले हो जाता एंड बहुत लोगों को जो परेशानी हुई वो ना होती। एंड देन जो बचा हुआ 100 करोड़ है दैट वाज टू सपोर्ट द फंडिंग ऑफ द वैक्सीनेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करती है, आईसीएमआर करते हैं, उनके अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन है, हर जगह रिसर्च चल रही है कि इससे कैसे लड़ा जाएगा, तो वो उसके लिए 100 करोड़ अनाउंस किया गया। इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। सो ये सबसे पहले किसने नोटिस किया, क्या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले स्टेप किसने लिया, तो वो थे मनोहर लाल शर्मा। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये लीगल नहीं है, जैसे इन्होंने पीएम केयर फंड को बनाया गया है ये लीगल नहीं है, ऐसे ये नहीं बना सकती, जैसे गवर्नमेंट ने इसका कॉन्स्टिट्यूट जो जैसे करा था वैसे गवर्नमेंट नहीं कर सकती।
बट सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू टू ऑनगोइंग सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया, उन्होंने सुनने से इसको मना कर दिया बाय सेइंग दैट इट इज मिसकंसीव्ड। नाउ वी विल सी सम मोर फैक्ट्स। सो तो क्वेश्चन रेज हुए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में चली कि हम लोग इसमें फंड में पैसे तो दे रहे हैं पर इस फंड के पैसे का यूज़ हो कहाँ रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो है उनकी सिचुएशन सारे देख चुके थे, वैक्सीन आने में तो वैसे ही टाइम लगेगा, तो वो पैसा तो इनको वैसे भी नहीं दिखेगा। तो पूछा गया तो बोला ऑफिशियल्स जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनसे पूछा गया कि जो सीएजी हैं उनके ऑफिशियल से पूछा गया कि ये पैसे के लिए आप इनको ऑडिट करेंगे क्या, क्योंकि सीएजी का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनाना, उनको ऑडिट करना, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनाना, उनकी डिपार्टमेंट्स को अकाउंट बनाना, सारे काम ये करते हैं। आगे सीए फर्म्स को अपॉइंट किया जाता है ऐसे काम करने के लिए, तो ये ट्रांसपेरेंसी इसके थ्रू दिखाई जाती है। ऑडिट जब तक नहीं होगा तो जिस पर्पज़ के लिए हमने पैसा दिया है उस पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो रहा नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट निकलती है, जो काम सीएजी को दिया जाता है। बट उन्होंने कहा कि दे वर not allowed to audit the fund since because the reason was it is based on the donation of the individual and organization। so यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का जिक्र नहीं आया, इसलिए इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया ऐसा। then government stated that independent auditors who will be appointed by the trustees they will audit the firm। क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो गया था इसलिए गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा। और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को भी ट्रीट किया जाता, बट उसमें क्या अलग था। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड विच इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन एंड जॉइंट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एज अ सेक्रेटरी। द पीएम केयर फंड जो है वो ओपेक था, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जैसे ओपेक हम शीशे को कहते हैं। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जब तक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया। सो फर्दर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिफ्यूज टू डिस्क्लोज कि ये पीएम केयर फंड को कैसे बनाया गया और कैसे ये ऑपरेट करेगा। सबसे बड़ी बात, बनाना ना बनाना इतना बड़ा इशू नहीं है, पर ये ऑपरेट कैसे करेगा ये बहुत बड़ा इशू है। एज एन अ पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन डाली गई थी, बट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है करना, जो कि बहुत गलत है। द पीएमओ स्टेटेड दैट द फंड वॉज नॉट अ पब्लिक ऑथोरिटी, इसलिए हम जवाब भी नहीं देंगे। देन हम आपको दिखाना चाहूँगा बहुत ही एक ऐसी पिक्चर जो एक ही पिक्चर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो ये खड़े हैं हमारे पीएम मोदी, प्यारे पीएम मोदी, और ये खड़े हैं हमारे ऑडिटर, सीएजी कह सकते हैं, या फिर हमारी जनता पूछ रही है कि गवर्नमेंट ऑडिटर आए या ना आए। तो और पीएम मोदी क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे। और ये जो पड़ा है ये पैसा पड़ा है और ये पीएम केयर फंड है, इतना बड़ा पैसा, इसमें इतना सारा पैसा आ गया है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये कार्टून बनाया गया है इसके ऊपर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है, बताती नहीं है पब्लिक को पूरी तरीके से। देन वी विल सी ऑडिट जो पीएम केयर फंड का अनाउंस किया गया, अब उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इट विल बी ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, जो कि ट्रस्टी खुद अपॉइंट करेंगे। द रिपोर्ट सेड पीएम मोदी जो है उसके चेयरमैन है फंड के, एंड सीनियर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके, वो उनके ट्रस्टीज हैं और मेंबर्स हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एडमिनिस्ट्रेटिंग एज अ चेयरमैन ऑफ द फंड एंड देयर मेंबर्स आर ट्रस्टीज एंड मेंबर्स। एंड पीएम केयर फंड नाउ हैज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स बट रिमेन रीसेट बाय द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अभी उनको खुद भी नहीं पता वो कैसे ऑडिट करेंगे, बस उनको अभी अपॉइंट किया गया है। आफ्टर वीक्स ऑफ क्रिटिसिज्म द फंड क्वाइटली इज अ बिग वर्ड हेयर, बिकॉज कोई टेंडर्स नहीं सर्कुलेट हुए मार्केट में कि कौन कौन सी फर्म्स के थ्रू उनका कॉस्ट मंगाया जाए उनसे, कि कितने वो चार्ज करेंगे, कैसे वो सर्विस देंगे, क्या उनके पास क्वालिटी ऑफ ऑडिट होगा, ऐसा कुछ नहीं करा गया। क्वाइटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपडेट कर दी इस साइट को, और सार्क एंड एसोसिएट जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है उनको अपॉइंट किया गया एज द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एंड इट इज़ हेडेड बाय सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता एक बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा जाने माने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर हैं जो कि ऑडिट करेंगे इस प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को। देन अगेन क्लैरिफाई किया गया दैट इट विल नॉट बी ऑडिटेड बाय सीएजी। हालांकि ये चीज़ अनक्लियर थी कि हाउ द फंड्स विल बी ऑडिटेड। जैसे कि मैंने कहा सार्क एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट तो कर दिया गया, पर ये नहीं पता कि वो ऑडिट करेंगे कैसे अभी। द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन मेकिंग अपील्स टू कॉर्पोरेट हाउसेज, पब्लिक फिगर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर्स लाइक पब्लिक टू डोनेट करते रहिए इसमें पीएम केयर फंड में, तो सो दैट वी कैन फाइट विद द कोरोना वायरस और अदर पेंडेमिक्स विच कम्स इन द फ्यूचर। एंड दे हैव ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन एक्यूमुलेटेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी सो फार। बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका था उसमें। सो इतना कुछ जानने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि सार्क एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया गया, तो उसमें ऐसी क्या बात है कि उसी को अपॉइंट किया गया और टेंडर्स नहीं निकाले गए। सो दिस इज अ सीए फर्म विच इज हेडेड बाय सुनील कुमार गुप्ता, एंड इनके बारे में जानेंगे। एंड ये बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी हैं। सो ये पहले भी पीएमएनआरएफ को ऑडिट कर चुके हैं, जिसमें पैसा आता है लाइक तमिलनाडु में जो फ्लड आई थी
तमिलनाडु की फ्लड हो गई या फिर उत्तराखंड में जो फ्लड आई थी, तो उस टाइम पे जो पैसे जमा होता था वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में होता था, बट इस बार अलग बनाया गया है। सो इस बार भी इनको ही ऑडिट दिया गया है। सो इनको क्यों ऑडिट किया गया ये देखते हैं, इनकी बायोग्राफी देखते हैं। सुनील कुमार गुप्ता जो है वो फाउंडर है, चेयरमैन है सार्क एंड एसोसिएट्स का, ही इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ इंडिया टू इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम के अंदर ये लीडर हैं, लीडर के तौर पे वहाँ पे पेश होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अटेंड करते हैं, इसलिए इनकी इतनी पहुँच है कि इनको अपॉइंट किया गया है। सो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। सुनील कुमार गुप्ता जो हैं, दे आर ही इज अ एंटरप्रेन्योर पार एक्सेलेंस, अ फिलेंथ्रोपिस्ट एंड ग्रेट विजनरी। ही इज द लीडर ऑफ इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम एज वी रेड अर्लियर, and he is also a founder of India Global Chamber of Business, and he is also a chairman founder of SARC and Associates and SARC Foundation as well. And he is an expert member of Northern Railway Audit Advisory Board, which is constituted by CAG. He is a life trustee member of Rashtriya Antodaya Sangh, a public charitable trust, life member of Delhi and District Cricket Association (DDCA), National Sports Club of India, advisory board member at Raj Lakshmi Samvit Gurukulam, Nalagarh, which is in Himachal Pradesh, and a member of Associate Chamber of Commerce and Industry of India. He is also a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India, and he is also a fellow member of Indian Council of Arbitration. And he is a full member of Institute of Certified Public Accountants of Uganda. यूगांडा में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। एंड फर्दर मोर, इतना कुछ होल्ड करने के बाद भी ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन फ्रॉम वीएन यूनिवर्सिटी विच इज इन वियना, ऑस्ट्रिया, and he has also done a post qualification diploma in information system audit from the Institute of Chartered Accountants of India. And here information system audit की बात करते हैं कि information system audit क्यों पीएम केयर फंड में काम आएगा। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का मतलब होता है, पहले हम जो ऑडिट होता है वो मुंशी होते थे, वो पेपर में जो खाता मेंटेन होता था उसमें करते थे, बट आजकल सारा का सारा जो अकाउंट्स है, जो फिगर्स होती हैं, वो सारी ऑटोमेटेड होती हैं, कंप्यूटर्स पे होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ होती हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स उसमें यूज़ होते हैं, और इसी के थ्रू ये ऑडिट टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा ताकि वेरियस तरीके से उस फिगर्स को, उन तरीकों को एनालाइज किया जाए, बेटर रिजल्ट्स और आउटपुट को निकाला जा सके। So before concluding, I would like to thank you and request you to subscribe the channel and spread this channel in your environment so that we can gain more subscribers and we can publish more financial knowledge videos and ultimately you can gain from that. Thank you very much. God bless you all.